हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? अच्छे हो ना? बहुत बढ़िया। जी हाँ, जब भी मैं वीडियो की तरफ देख के बात करता हूँ, मैं कहता हूँ आपके साथ बात कर रहा हूँ। आप जो वीडियो देख रहे हो ना, उसके साथ बात कर रहा हूँ। और जब हाँ कहते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं कहता हूँ बहुत अच्छा। हाँ, तो मेरा नाम है वैभव और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। एक बार फिर से हमने वही चैप्टर पढ़ना है, लेकिन अभी हमें पार्ट 2 में जाएंगे, ठीक है ना? पार्ट 2 का टॉपिक है वो है रोटेशनल मोशन, रोटेशनल डायनामिक का सेकंड टॉपिक, रोटेशनल मोशन। इस पे बहुत कुछ पढ़ना है। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक यही है इस चैप्टर का, रोटेशनल मोशन। आप सभी का कमेंट जो मैंने पढ़ा, मुझे बहुत प्यारे लगे कमेंट्स। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। जी हाँ, और अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं इस टॉपिक से, रोटेशनल मोशन से। क्या आपने कभी फोर व्हीलर का एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए देखा है? फोर व्हीलर को बिल्कुल जाते हुए देखा होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे होती होंगी। देखो, हम एक ही चीज़ों में सब कुछ कर लेंगे। ये था आपके फोर व्हीलर के दो पहिए, होते कि नहीं ऐसे? एक छोटा मोटा निकल गया होगा, कोई बात नहीं, अब एडजस्ट कर लो भावना का उसमें थोड़ा सा। और ये होगा आपका फोर व्हीलर का, ठीक है, स्ट्रक्चर जिसमें आप बैठे होंगे। ये आपकी फोर व्हीलर है। ओके ओके। सर क्या आपने रोड रोलर निकाला है? नहीं बेटा, ये पुराने जमाने की कार है, ठीक है ना? समझो, मान लेते हैं ये कार ना सामने की तरफ जा रही है। किस तरफ? इस तरफ। तो यहां पे पहले मैं बताता हूं लीनियर क्या हो रहा है, मतलब ट्रांसलेशनल मोशन। नाम सुना आपने? ट्रांसलेशन। हाँ, एक जगह से दूसरी जगह स्ट्रेट लाइन में मोशन करना, अपनी पोजीशन चेंज भी करना। सो ट्रांसलेशन में हमने, या फिर हम कहेंगे लीनियर, ठीक है, या फिर हम कहेंगे लीनियर। सो यहां पे हमने डिस्प्लेसमेंट देखा था। यस, देखो आपने पहला लेक्चर अगर देखा होगा तो पक्का आपको याद होगा, या फिर VIP 01 करके आप टाइप करो, वहां पे मिलेगा आपको। यस मतलब डिस्प्लेसमेंट। फिर आपने देखा होगा V मतलब देखा होगा आपने वेलोसिटी। ये सब चीजें आपने पढ़ रखी है। फिर आपने देखा होगा SV और A को बोला है हमने एक्सेलरेशन, ठीक है ना? यहाँ पे दो तरह के एक्सेलरेशन थे, एक रेडियल था, एक एक्सेस और एक सेंटीमीटर था, ठीक है? एक रेडियल था और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था। ओके, सो यहां तक आपने देख लिया था। एक और चीज देखा था आपने, स्मॉल m, उसको बोला था हमने मास। फिर आपने देखा होगा F और F को बोला था हमने फोर्स। देखो ये सब चीजें जो है, इन सभी को छोड़ के अभी हम, इनको छोड़ना नहीं है, लेकिन ये बेसिक था। अभी हम रोटेशन में आ गए। अब ने सर्कुलर मोशन पढ़ा, उन सभी क्वांटिटी को थोड़ा सा रिलेट कराता हूं मैं एंगुलर के साथ में। देखो, एंगुलर के साथ रिलेट तो करा के दिखाया है, लेकिन मैंने इतनी ही चीजें रिलेट करा के दिखाई थी। सी यस। अभी हम आगे बढ़ने वाले थोड़ा सा। अब यहां पे रोटेशनल में क्या आने वाला है, देखो पहले हम रोटेशनल मोशन को समझते हैं। रोटेशनल मोशन होता ट्रांसलेशन, ये सब ट्रांसलेशन, मतलब इस व्हीकल ने या फिर इस टायर ने इस रोड के साथ में जो मोशन किया उसे बोलेंगे हम रोटेशनल मोशन, या फिर आपने डिस्टेंस कवर किया उस सभी को ट्रांसलेशन। और रोटेशनल की क्या चीज है? सो देखो, ये जो व्हीकल है, व्हीकल का जो रोड टायर है, ठीक है ना, इसने क्या किया? सिर्फ गोल घूमने का काम, सिर्फ गोल घूमने का काम। किसके अबाउट? उसके एक्सिस के अबाउट, उसकी जो सेंटर वाली एक्सिस थी उसके अबाउट। कहां से पास हुई? उसी टायर में से पास हुई थी वो एक्सिस। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं उसी टायर में से? उसका बहुत मीनिंग है इस चैप्टर में, ठीक है ना? इसी टायर में से, ठीक है ना, इसी टायर में से पास हुआ था एक्सिस। सो इसीलिए जब भी एक एक्सिस के अबाउट मोशन होता है, इस टायर का ऐसे मोशन हो रहा होगा इस एक्सिस के अबाउट, तो उसको क्या कहना है हमें? रोटेशनल। रोटेट होना, किसी भी चीज को हम कहेंगे रोटेट होना, रोटेट होना। समझ रहे बात को? ओके, रोटेशन मोशन। सो हमने देखा था यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होता था, यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होता था। ओके, उसके बाद में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होती थी। ये था एंगुलर वेलोसिटी। ओके, उसके बाद में एक्सेलरेशन होता था, एंगुलर एक्सेलरेशन। यहां तक आपको सभी चीजें पता थी। क्या आपको इसके बारे में पता है? नहीं। यहां पे मास क्या है? मास, व्हाट इज मास? आपको सर इट इज अ मटेरियल।
चलो मान लेते हैं ये एक हद तक सही है, मास इज ए मटेरियल। लेकिन और क्या हो सकता है दूसरी और भाषा में, उसके बारे में मैं बात करूंगा आज। सो यहाँ पे एक आई नामक सिंबल आएगा, उसको कहना है आपको इनर्शिया। क्या कहना है आपको? इनर्शिया। उसके बाद में एक टाउ आएगा, इसको कहना है ताउ। आप कहते हो ना ताउ, हाँ ताउ। सो आपको कहना है इसको टाउ, और ये इसको बोलना है आपको टॉर्क। इसका प्रोनाउंसिएशन टाउ है यार, लेकिन क्वांटिटी कौन सी है? टॉर्क। फोर्स जैसे टॉर्क, मास जैसा इनर्शिया, ये सब चीजें पढ़ाऊंगा आपको। और एक चीज होती थी इसमें होती है, अब यहाँ पे जगह नहीं है फिर भी लिख देता हूं। इसमें आता है एल। एल मतलब एंगुलर मोमेंटम। ओके, देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं थोड़ी देर बाद में। और ये होता है लीनियर मोमेंटम में पी। ट्रांसलेशन में एक आता है लीनियर मोमेंटम। ओके, सो यहां तक जो चीजें मैंने बताई ये सब आपको रिलेट करना है, आप इसको नोट करिए। थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, सिंपल था। ये लीनियर था, ये रोटेशनल है। यहां पर मैंने एक मोशन बताया ट्रांसलेशनल, ठीक है ना, व्हीकल कर रही है एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो रही है। दूसरा रोटेशनल मोशन, ये कौन कर रहे हैं? टायर। टायर क्या कर रहे हैं? रोटेशनल मोशन। एक और चीज, अभी यहां पे टायर में दो चीजें हो रही है, एक गोल गोल घूम रही है और दूसरी सामने भी जा रही है। देखो एक बार फिर से, गोल गोल घूम रही है और दूसरी सामने भी जा रहा है टायर। सो यहां पे दो चीजें हो रही है एक साथ। कौन सी? एक हो रही है रोटेशनल मोशन ऑफ टायर, रोटेशनल मोशन, ठीक है ना, ऑफ टायर। एक हो रही है रोटेशनल मोशन ऑफ टायर, और एक हो रहा है लीनियर मोशन। एक हो रहा है लीनियर मोशन। क्या यहां पे दोनों चीजें दिख रही है? चलो बताता हूं। एक हो रहा है रोटेशनल मोशन, गोल गोल घूमना एक एक्सिस के अबाउट, और दूसरा हो रहा है लीनियर मोशन, क्योंकि ये सामने जा रही है। सो ये दोनों का कंबाइन करके एक नया नाम बनता है, उसको बोलते हैं रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन, देखो यहां पे मैंने नाम अच्छे से लिखा है। रोलिंग मोशन मतलब गोल गोल घूमने के साथ में सामने भी जाना। देखो ट्रांसलेशन मोशन सिर्फ सामने जाना, रोटेशनल मोशन सिर्फ घूमना, और रोटेशन के साथ में सामने जाना हम इसे कहते हैं लीनियर मोशन प्लस रोटेशनल मोशन, और उसका एक कॉम्बिनेशन को बोलते हैं रोलिंग मोशन। हमें ये सब चीजें 11वीं में पढ़ चुके हो आप। कौन सी? लीनियर मोशन आपने 11वीं में पढ़ा है क्या? क्या आपने लीनियर मोशन 11वीं में पढ़ा है? आपको कि बिल्कुल हमने पढ़ रखा है। आपने रोटेशन मोशन पढ़ा है? जी नहीं, अभी हम पढ़ने वाले हैं। और रोलिंग मोशन हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। सो हमें ये पढ़ना है आगे जाके। पहले हम ये पढ़ेंगे, बाद में हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। सो ये जो सिंबल लिखे हैं ये इसके लिए भी रिलेटेड है, ठीक है ना। अभी हम जानेंगे, यहां पे मैंने व्हीकल के एग्जांपल से बताया, स्ट्रेट जा रही है लीनियर मोशन, रोटेट हो रहा है टायर, हम कहेंगे रोटेशनल मोशन, और स्ट्रेट जाने के साथ में रोटेट हो रहा है तो हम कहेंगे रोटेशन प्लस लीनियर मोशन, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है उसको कहते हैं हम रोलिंग मोशन, ठीक है ना। आप इसको नोट करो, मैं मिटा रहा हूं फटाफट, आगे बढ़ेंगे। ओके, अभी हम नेक्स्ट क्वांटिटी देखने वाले हैं। क्वांटिटी कैसी? तो मैंने बताया रोटेशनल मोशन क्या होता है। रोटेशनल मोशन क्या होता है, चलो देखते हैं। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड फिक्स एक्सिस पासिंग थ्रू इट। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, चलो हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते एक आध रॉड होगा, ठीक है ना, एक आध रॉड होगा इस प्रकार से, ओके, इस प्रकार से। सो यहां से पास हो रहा होगा वो एक्सिस, ठीक है, ऐसे पास हो रहा होगा, तो क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट घूमेगा, बराबर है। सो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट
अराउंड फिक्स्ड एक्सिस, ये उसका एक्सिस ऑफ मोशन है। आप एक्सिस को कैसे भी पास कर सकते हो, ठीक है ना, यहां से यहां से यहां से, और वो किस में से पास होगी, उसी बॉडी में से। सो एक और चीज आपको और बताता हूं, यहां पे ये जो बॉडी बनी है बहुत सारे पार्टिकल से बनी है, बहुत सारे पार्टिकल से बनी है, बराबर है। सो जब ये रोटेट होगी बॉडी, जब ये रोटेट होगी बॉडी, तो आपको लगता है यहां का पार्टिकल भी रोटेट होगा, यहां का पार्टिकल भी रोटेट होगा, ठीक है ना, यहां का पार्टिकल भी रोटेट होगा उस एक्सिस के अबाउट, यहां का। और अगर हमने बॉडी को घुमाया, अगर हमने बॉडी को घुमाया, तो यहां का हर एक पार्टिकल उस बॉडी में का भी घूमेगा उसी स्पीड से, उतने ही डिस्प्लेसमेंट से। ओमेगा मतलब क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी ना, घूमने की वेलोसिटी, और थीटा मतलब क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अल्फा मतलब क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये जो तीनों चीजें हैं, ये हर एक पार्टिकल पे इक्वली एक्ट होगा, इक्वली, सेम टू सेम। मैं ये सब चीजें इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि यहां पे हमने सर्कुलर मोशन का यूज करना है। यहां पे बॉडी कितने पार्टिकल से बनी होगी, इनफाइनाइट पार्टिकल से बनी होगी, लेकिन हमें समझना है कि यहां पे फाइनाइट पार्टिकल है, कुछ नंबर के पार्टिकल है। वैसे तो बहुत सारे पार्टिकल होते हैं उसके अंदर, और उस हर एक पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम, घूमने की वेलोसिटी सेम, और एक्सेलरेशन भी सेम। यहां पे मैंने कुछ चीजें रिलेटेड चीजें लिखी, यहां पे एंगुलर वाली चीजें लिखी है, रोटेशनल वाली, और यहां पे लीनियर वाली, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखनी थोड़ी देर के लिए। ये मैं इसकी बात कर रहा था। अब इस मोशन के लिए हमें रिजिड बॉडी की जरूरत होती है। देखो पूरे यूनिवर्स में रिजिड बॉडी नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन हम उन सभी चीजों को रिजिड बॉडी समझते हैं जिनके अंदर के कुछ जो पार्टिकल है, पार्टिकल का जो पोजीशन है वो फिक्स होता है, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना वो फिक्स होता है, वो कभी चेंज नहीं होता। मतलब ये पार्टिकल और यहाँ का पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस पे होगा हमेशा के लिए, चाहे आप इसको यहां से मारो, यहां से मारो, नीचे से मारो, ऊपर से मारो, जहां से भी मारना है वहां से मारो, लेकिन वहां का डिस्टेंस सेम रहेगा, तो हम कहेंगे उसको रिजिड बॉडी है। आपने कोई लोहे का टुकड़ा ले लिया है ना, सख्त सा ऐसे, और आपने उसी सेम शेप का रबर का ले लिया, ठीक है ना, किसका, रबर का। सो एक बात समझे मुझे, हाँ मैं आप ही से पूछ रहा हूं, इसमें से कौन सी रिजिड बॉडी है, ये था आयरन और ये है हमारा रबर। सो आप कहोगे दिस इज द रिजिड बॉडी, यस, क्योंकि इनके अंदर के जो पॉइंट है उनका डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, एक दूसरे के रिलेटिव है ना, और ये है रबर। सो हम कहेंगे ये रिजिड नहीं है, ये नॉन रिजिड बॉडी है। हमने थोड़ा लंबा सा ले लिया, ठीक है ना, आप समझो। अभी मैंने इसको इस अबाउट घुमाया, इस पॉइंट के अबाउट, चलो मैं यहां से एक पॉइंट लेता हूं, एक्सिस पास करता हूं यहां, फिर यहां से आप समझ जाओ, मैंने इसको यहां से ऐसे घुम उठाया, इसको भी उठाया, तो क्या होगा, ये तो पूरी की पूरी उठ जाएगी, ठीक है ना, ये जो है ये पूरी की पूरी उठ जाएगी, समझो ऐसे उठ गई, समझो ऐसे उठ गई, ओके, समझो ये ऐसे इस तरीके से उठ गई बॉडी, ठीक है। अब उठने के बाद में क्या होगा, ये तो उठेगी स्ट्रेट, बिल्कुल जैसी थी स्ट्रेट उठेगी, लेकिन यहां पे थोड़ा सा झुकाव रहेगा ऐसे, ठीक है ना, ऐसे। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि भैया ये तो रबर है, रबर पूरी तरीके से नहीं उठ पाएगा, थोड़ा सा यहां पे बल्ज आएगा उसमें, बल्ज। सो मैंने कहा कि अगर मैं यहां पे एक लाइन मारूं, ऐसे लाइन मारना आता है सबको, हाँ ये, अगर मैं इसको उठाऊंगा तो इसके साथ में यहां पर भी ये लाइन उठेगी इसी तरीके से, ठीक है ना, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे ऊपर जाएगी। लेकिन यहां पर अगर मैंने यहां पे एक लाइन खींची पुराने वाली बॉडी पे और नई बॉडी को उठाया, तो क्या होगा, ये पॉइंट वहीं पे दिखेगा, लेकिन ये पॉइंट ऊपर उठेगा। तो भाई साहब मैं क्या कह रहा हूं, ये रिजिड बॉडी हो ही नहीं सकती। यहां पे क्या रोटेशन मोशन हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि आधी बॉडी उठी, आधी बॉडी नहीं उठी। यहां पर पूरा पूरा जो मटेरियल था, एक लाइन मारी थी, वो पूरी पूरी उठ के ऊपर आ गई थी। सो यहां पे रोटेशन मोशन में आपको रिजिड बॉडी का होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो रिजिड बॉडी नहीं कहलाएंगी।
ठीक है ना, अदरवाइज वो रिजिड बॉडी नहीं कहलाएगी, और वो मोशन को हम रोटेशन मोशन नहीं कहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हर एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, हर एक पॉइंट का वेलोसिटी आना चाहिए कुछ ना कुछ। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा था पार्टिकल का। ओके, सो इसके बाद में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण चीजें पढ़ेंगे थोड़ा सा बेसिक में। रोटेशन मोशन समझ गए, ठीक है ना, एक एक्सिस के अबाउट बॉडी का घूमना ऐसे, ठीक है ना। एक्सिस कहां पे दिख रही है अभी आपको, यहां पर, यहां पे मैंने एक रॉड फिक्स किया और ये देखो एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी रोटेट हो रही है। बहुत अच्छा, ठीक, समझ गया ना। ओके, सो एग्जांपल के तौर पे फैन दे दो, ठीक है ना, एग्जांपल के तौर पे आप फैन ले लो, ठीक है ना। ये एक ब्लेड हो सकता है, ठीक है ना, ये एक ब्लेड हो सकता है। आप इसको 4 ब्लेड वाला फैन देख लो, आप आपके घर में होता होगा तो, ठीक है ना। यहाँ पे एक ब्लेड और होगा इस तरीके से, और यहाँ पे एक ब्लेड और होगा इस तरीके से, और यहाँ पे आपने एक्सिस को पास किया। सो ये जो फैन है ये इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा हूँ घर 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 घर, ठीक है ना, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा हूँ घर घर। सो वो एक ही एक्सिस के अबाउट घूमता है। ओके, अभी न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है मोशन का। अगर कोई बॉडी मोशन में है या फिर कोई बॉडी रेस्ट पे है, तो जैसे कि अभी कोई बॉडी है, ठीक है ना, ये कोई बॉडी है, ठीक है। सो इस बॉडी को यहाँ पे ये सरफेस था, यहाँ पे रखा है बॉडी को। अगर मैं इसको फोर्स लगाऊंगा ऐसे, तो पहले मैं इसको बहुत ज्यादा, मान ले बहुत बड़ी मोटी बॉडी है, मैं इसको फोर्स लगा रहा हूँ, तो बॉडी आगे जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं। बॉडी आगे जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन थोड़ा और ऐड करने के बाद सो बॉडी आगे दौड़ने लगी। सो ये क्या है, इसने कुछ मोशन को अपोज किया। अब मान लेते हैं मोशन में है, समझे, बहुत तेजी से मेरी तरफ आ रही है, मैं इसको क्या करूंगा, रोकूंगा, तो मेरे हाथ को ये पीछे लेके जाएगी। सो ये क्या कर रही है, बॉडी मोशन को रेजिस्ट कर रही है। बॉडी क्या कर रही है, मोशन को रेजिस्ट कर रही है। सो उसी रेजिस्टेंस को क्या कहना है आपको, इनर्शिया। क्या कहना है, उसी रेजिस्टेंस को क्या कहना है, इनर्शिया। मतलब मैंने क्या बताया, हाँ, उसके मोशन में चेंज आने को अगर कोई रेजिस्ट करता है तो उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे हम उसको, इनर्शिया कहेंगे। वो जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है बॉडी अपने मोशन को स्टार्ट होने या रोकने के लिए, हम कहेंगे उसको इनर्शिया। तो मैंने यहाँ पे अच्छे आसान भाषा में लिखा है, अगर बॉडी एट रेस्ट है तो खुद को रेस्ट में रहने के ही प्रीफर करेगा, ठीक है ना। वो बोलेगा मैं ऐसे ही रहता हूं लूस्ट। अगर बॉडी मोशन में है तो बॉडी खुद को मोशन में ही रखना चाहेगी, जब तक हम उसके ऊपर अप्लाई फोर्स नहीं करते वो उसको भी मतलब क्या करेगा, अपोज करेगा। सो मैं एक बात समझाता हूं, मतलब मैंने इस पूरे एक्सप्लेनेशन से बात समझी कि ये रेजिस्टेंस है, इनर्शिया इज रेजिस्टेंस। मैं इस इनर्शिया के ऊपर इतना जोर क्यों दे रहा पता है, क्योंकि इनर्शिया समझता ही नहीं है हमें, इनर्शिया समझता ही नहीं है। ओके, तो इनर्शिया मतलब मैंने कहा रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू, मतलब उसकी पोजीशन चेंज करने के लिए जो भी एक रेजिस्टेंस आ रहा है उसको हम इनर्शिया कहेंगे, ठीक है। तो यहां तक तो आपको समझ गया होगा, आप इसको नोट भी कर सकते हो अच्छे से। ओके, अभी हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। अब एक बात समझिए, चलो, एक ये बॉडी है और एक इससे थोड़ा मोटा बॉडी लिया हमने, है ना, मोटा पता है ना सबको, आप देखते हो ना मोटू पतलू, उसी में से ये मोटा बॉडी और ये छोटा बॉडी। अब इसको अगर मैं धक्का देना चाहूं तो क्या होगा, इजीली सरक जाएगा, बराबर है, ये इजीली अपने पोजीशन से आगे सरक जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको धक्का देना चाहूं तो मुझे बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा, तब जाके आगे जाएगा। सो मेरा क्वेश्चन ये है, विच ऑब्जेक्ट रिक्वायर्स स्मॉलर फोर्स, कौन से ऑब्जेक्ट को स्मॉलर फोर्स लगा, ए बी। तो आप कहोगे ए इज द आंसर। क्या आपका आंसर है, बिल्कुल है ए आंसर। मैंने क्या बताया था आपको कि छोटी बॉडी को कम फोर्स लगेगा, इजीली मूव होगी, लेकिन बड़ी बॉडी को ज्यादा फोर्स लगेगा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि इसका मास जो है, इसके लिए कम फोर्स लगेगा और इसके लिए ज्यादा फोर्स लगेगा। इसका मास जो है कम है, इसका मास जो है ज्यादा है। तो मैंने इनर्शिया के बारे में बताया था, द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंजेस टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन। वो रेजिस्ट करना चाहता है खुद को,
ठीक है ना, अपनी स्टेट के अगेंस्ट जाने के लिए। तो भैया क्या सभी बॉडी को सेम फोर्स लगा? जी नहीं, इसको कम लगा, इसको ज्यादा लगा। मतलब मास क्या करता है? मास उसका रेजिस्टेंस बढ़ाता है, मास उसका रेजिस्टेंस बढ़ाता है। देखो पहले मैंने पूछा था मास क्या होता है, तो आपने बताया था, क्या बताया था? मास मटेरियल होता है समझो। लेकिन मैंने बोला था इस चैप्टर में हम उसका अलग तरीके से क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन। तो मैंने यहां पे लिखा है मास मतलब मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। ठीक है ना, उस बॉडी का इनर्शिया अगर आपको मेजर करना है तो किससे पता चलता है? मास से। ज्यादा मास ज्यादा इनर्शिया, ज्यादा अपोजिशन किसको? मोशन को। ज्यादा मास ज्यादा इनर्शिया, कम मास कम इनर्शिया, कम मास कम इनर्शिया, ज्यादा मास ज्यादा इनर्शिया। बात समझ रहे हो? और यहां पे इनर्शिया मतलब क्या होता है? टेंडेंसी है बॉडी की, हर बॉडी की होती है भाई, आपकी भी होगी, बिल्कुल होगी। द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंजेस, चेंजेस को रेजिस्ट करना, टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है ना, उसके मोशन के स्टेट को, मतलब वो खुद का मोशन अगर होता है तो उसको अपोज करेगा, या फिर वो खुद रेस्ट में है, अगर आप उसको आगे लेके जाते हैं तो उसको भी रेजिस्ट करेगा, मतलब वो आगे नहीं जाना चाहेगा। सो ये जो इनर्शिया है, और ये मास क्या करता है? ज्यादा इनर्शिया कब होगा? जब उसका मास ज्यादा होगा। ठीक है ना, तो यहां पे हर एक चीज का इनर्शिया डिफरेंट होगा, क्योंकि हर एक बॉडी का मास डिफरेंट होता है। चलो अभी हम रोटेशन मोशन का इनर्शिया पढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है ना, ये आप नोट कर सकते हो सभी सभी। अभी हम पढ़ने वाले हैं रोटेशन मोशन का इनर्शिया। सो ज्यादा मास ज्यादा इनर्शिया, ठीक है ना, ज्यादा मास ज्यादा इनर्शिया। रोटेशन मोशन, क्या आप कभी घर का दरवाजा खोले हो आपने? दरवाजा अरे खोला होगा ना दरवाजा, ठीक है ना, इस तरीके से आपका दरवाजा होता है घर पे। ओके, ठीक है, ये आपके घर का दरवाजा है, खिड़कियां नहीं है, डिजाइन है आपके घर के दरवाजे के ऊपर। ठीक, यहाँ पे आपका लॉक है, यहाँ से आपने एक्सिस को पास किया। ठीक है ना, एक्सिस को पास नहीं करना होता है, यहाँ पे आपके हिंजेस होते हैं। ठीक है ना, हिंजेस मतलब यहाँ पे हिंजेस लगे होते हैं, ये डोर ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, ओके। सो अब इनर्शिया रोटेशन में कैसा होता है बताता हूं। यहां पे हम क्या पढ़ने अभी पढ़ने वाले हैं? रोटेशनल इनर्शिया का डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, रोटेशनल इनर्शिया, ये चीज क्या होती है? अगर मैं डोर को यहां पे उंगली रख के अगर धक्का दूं तो इजीली लग जाएगा, इजीली मूव होगा। मैं यहां पे एक बार यहां पे करता हूं, थोड़ा इजी हो जाएगा। यहां पे करूंगा तो यहां पे टच करके थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट जाएगा, और यहां पे करूंगा तो मूव ही नहीं होगा। अब करके देखिए, अब बिल्कुल करके देखिए। आपके घर पे दरवाजे को लेना, बाहर निकालना, उंगली से एंड वाले, ये अगर डोर है तो यहाँ पे उंगली लगा के रोटेट करना तो इजीली हो जाएगा। यहाँ पे करना तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, यहाँ पे करना तो मूव ही नहीं करेगा। ऐसा क्यों? देखो, क्या डोर का मास चेंज हुआ? बिल्कुल नहीं सर, मास उतना ही है, मास उतना ही है। तो यहां पे क्या चेंज हुआ? सो आपका फोर्स लगाने की जगह, मतलब मैंने जिस जिस जगह फोर्स लगाया उस जगह का डिस्टेंस कहां से चेंज हुआ? इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन थी, ठीक है ना, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन थी। तो इस एक्सिस से उस हर एक पॉइंट का पोजीशन चेंज होना, यहां का, यहां का, यहां का। सो यहां पे समझो 1 मीटर का डिस्टेंस है, यहां पे है आधा मीटर 1/2, और यहां पे 0.5 मीटर समझो। ठीक है ना, 1 मीटर, आधा मीटर, 0.25 मीटर। ठीक है ना। सो हर एक डिस्टेंस पे चेंज हो रहा था फोर्स लगाने की। मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा था। यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे कम, यहाँ पे और कम। ठीक, मतलब मैंने बॉडी का मास चेंज किया क्या? बिल्कुल नहीं, मास वही है। तो मैंने चेंज क्या किया? व्हाट वाज द चेंज? सो चेंज क्या हुआ था? चेंज हुआ था डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन वो चेंज हो रहा था, इसलिए मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा था। ज्यादा फोर्स, इस तरफ ज्यादा फोर्स लग रहा था, यहां पे कम, यहां पे ज्यादा, यहां पे बहुत ज्यादा। सो इसी चीज को हम अभी क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन से समझेंगे। ठीक है ना, इसी चीज को हम क्वेश्चन से समझेंगे।
मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि मैंने अलग अलग इस दरवाजे के ऊपर, ये दरवाजा समझो, इस दरवाजे के ऊपर यहाँ पे लगाया था सो इजीली हुआ था, यहाँ पे इनर्शिया कम था, रोटेशन ना, रोटेशन इनर्शिया यहाँ पे कम था, यहाँ पे लगाया तो ज्यादा इनर्शिया मिला, यहाँ पे लगाया था बहुत ज्यादा इनर्शिया लगा, मतलब बहुत ज्यादा अपोजिशन हुआ फोर्स से, बहुत ज्यादा अपोजिशन हुआ मोशन को, यहाँ पे कम, यहाँ पे बहुत कम, ठीक है ना, बात समझो। सो ये था रोटेशनल इनर्शिया, मतलब रोटेशनल मोशन में जो अपोज होता है उसको हम कहेंगे रोटेशनल इनर्शिया। रोटेशनल मोशन होने के लिए वो बॉडी की तरफ से जो अपोज होता है हम कहेंगे उसको रोटेशनल इनर्शिया, सिंपल है। ओके, सो यहां पे अभी हमें पढ़ना है एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। मैं आपको चेंज बताऊंगा, मास को हमने आई से कैसे रिप्लेस किया, वो रोटेशनल इनर्शिया है और ये मास है। सो हमने मास को इनर्शिया से कैसे रिप्लेस किया वो बताऊंगा, ठीक है ना। क्या आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है? जी हाँ, काइनेटिक एनर्जी कौन सी, लीनियर वाली, पता है हमें, सबको पता है सर, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक, हाफ एम वी स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, कौन सा, लीनियर वाला। इसी का यूज करके मैं आपको एंगुलर के बारे में बताऊंगा। चलो शुरू करते हैं। सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज सेम ऑफ, सॉरी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल क्या होती है, सो इज द सम ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। सम मतलब समेशन, किसका समेशन, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल इंडिविजुअल पार्टिकल्स। मतलब यहां पे मान लेते हैं कोई बॉडी हमारे पास में, ये इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से कोई बॉडी हमारे पास में, ठीक है ना, इस एक्सिस के बॉडी घूम रही है गोल गोल। सो इस बॉडी की घूमने की वेलोसिटी होंगी, एंगुलर होंगी, कौन सी, ओमेगा, ठीक है ना। वो हर एक पार्टिकल की सेम रहेगी, यहां का पार्टिकल ले लो आप, यहां का पार्टिकल ले लो, यहां का पार्टिकल ले लो, कहीं का भी, उसका घूमने का वेलोसिटी सेम होगा, ठीक है। और क्या यहां पे लीनियर वेलोसिटी सेम रहेगी, बिल्कुल नहीं, क्यों, बताओ थोड़ी देर के बाद में। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, मतलब इस एक्सिस के अबाउट जो रोटेशन हो रहा है, इस एक्सिस के अबाउट इस डायरेक्शन में जो रोटेशन हो रहा है, वहां पे हम क्या कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी का सम कर रहे हैं, लेकिन कौन सी, ट्रांसलेशनल। अबे ट्रांसलेशन कौन सा था, हाफ एम स्क्वायर, रोटेशन कौन सा है, अभी जो हम निकालेंगे, ठीक। सो ये था उसका मीनिंग, अभी इसको पढ़ना है आगे जाके, ठीक है। मान लेते हैं बॉडी कंसिस्ट ऑफ n पार्टिकल्स, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बॉडी कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बहुत सारे हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। मैंने यहाँ पे कुछ गिने चुने ले लिए, मान लेते हैं पहला पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल है, nth पार्टिकल है, ठीक है ना। ओके, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो हर एक पार्टिकल का मास डिफरेंट होगा, सो हैविंग डिफरेंट मासेस, अलग अलग मास होगा, m1, m2, m3, ठीक है ना, mn तक, ठीक है ना। और कहां पे है यो, हैविंग डिफरेंट मासेस, और वो अलग अलग डिस्टेंस पे है, बराबर है क्या, एक ही जगह पे है क्या सभी के सभी, बिल्कुल भी नहीं है। और कहां पे होंगे, प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस, इसका पोजीशन मानो r1 होगा, डिस्टेंस बता रहा हूं कहां से, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये अलग होगा डिस्टेंस पे, ये अलग होगा और ये भी अलग होगा, तो मैं इसको rn बोलता हूं, ठीक है ना, इसको बोलूंगा rn। ये क्या है, r1, ये क्या है, r2, अलग अलग डिस्टेंस पे है। तो इसका जो ओमेगा है उस इसका भी ओमेगा सेम ही रहेगा, क्योंकि एक ही बॉडी जब घूमेगी ऐसे, सो यहाँ पे जो पार्टिकल होगा वो भी उसी स्पीड से घूमेगा गोल गोल, यहाँ पे होगा तो वो भी उसी स्पीड से घूमेगा, यहाँ पे होगा तो वो भी उसी स्पीड से घूमेगा, बात समझो, एक ही स्पीड से घूमेगा। लेकिन इसका जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो अलग अलग रहेगा, इसका v1 रहेगा, इसका v1 रहेगा, क्योंकि ये फर्स्ट पार्टिकल बोला हमने, इसका v2 रहेगा, इसका v3 रहेगा, अलग अलग रहेंगी, ठीक है ना, उसकी लीनियर वेलोसिटी। सो हैविंग डिफरेंट मासेस प्लेस्ड एट, या फिर situated
एट डिफरेंट डिस्टेंसेस। कौन से डिस्टेंस है? डिफरेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। डिफरेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस, ठीक है ना, डिफरेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस R1 R2 Rn, कहां से? फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन रिस्पेक्टिवली। हम रिस्पेक्टिवली क्यों लिखते हैं? क्योंकि M1 R1 के लिए, M2 R2 के लिए, M3 R3 और Mn Rn। बात समझो, रिस्पेक्टिवली फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ठीक है ना। अब हैविंग डिफरेंट लीनियर वेलोसिटीज, ओके, सो all the particles have same angular velocity। बात समझ हो क्या? सेम एंगुलर वेलोसिटी, सभी पार्टिकल का वेलोसिटी कैसा है? सेम। और वो क्या है? ओमेगा। क्योंकि अगर बॉडी ओमेगा से घूमेगा तो उसका पार्टिकल भी ओमेगा स्पीड से घूमेगा, ओमेगा स्पीड से घूमेगा, ओमेगा स्पीड से घूमेगा। बट डिफरेंट लीनियर वेलोसिटीज, बट डिफरेंट लीनियर वेलोसिटीज, अलग अलग उसकी वेलोसिटी होगी। लीनियर वेलोसिटी कौन सी होगी? v। सो वो किस तरीके से? सो फर्स्ट पार्टिकल के लिए v1, सो v1 क्या होता है? सो फॉर फर्स्ट पार्टिकल, ठीक है ना, आप बुक रेफर करिए, मेरे नोट्स अगर आपको अच्छे लगते हैं तो बिल्कुल आप बुक रेफर करिए, सो आपको बुक से आराम से समझ जाएगा, ठीक है ना। फॉर फर्स्ट पार्टिकल लीनियर वेलोसिटी v1, और v का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने सर्कुलर मोशन में? v इज इक्वल टू ओमेगा आर। क्या पढ़ा था हमने? v इज इक्वल टू ओमेगा आर। सो यहाँ पे क्या? v1 इज इक्वल टू ओमेगा r1, क्योंकि ओमेगा तो सेम है। सो बदला कौन? r1। सो v1 बदलने का कारण क्या है? रेडियस। सेकेंड, फॉर सेकेंड पार्टिकल, सेकेंड पार्टिकल के लिए क्या आएगा? सो आएगा, सेकेंड पार्टिकल के लिए क्या आएगा? v2 इज इक्वल टू ओमेगा r2। फिर थर्ड पार्टिकल के लिए क्या आएगा? सो v3 इज इक्वल टू ओमेगा r3। ऐसे चलते रहेगा। सो आपने लीनियर वेलोसिटी निकाला, आपको उसका मास पता है, आपने डिस्टेंसेस से अलग अलग डिस्टेंस से हर एक पार्टिकल का अलग अलग वेलोसिटी निकाला। v1 के लिए r1, v2 के लिए r2 और v3 के लिए r3, ठीक है ना। और यहाँ पे हमें मिला मासेस अलग अलग। सो यहाँ पे आपको पता है लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, लीनियर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मतलब ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। सो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होती है, सो काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी फॉर फर्स्ट पार्टिकल या फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, पहला पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। सो क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी फॉर फर्स्ट पार्टिकल इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। सो मास कौन सा आएगा? फर्स्ट। वेलोसिटी कौन सी आएंगी? पहली। क्यों? क्योंकि हम पहले पार्टिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी फॉर फर्स्ट पार्टिकल हाफ m वही रहेगा, लेकिन हम v को रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। कौन सा? ये रिप्लेसमेंट है। v इज इक्वल टू ओमेगा r1, v इज इक्वल टू ओमेगा r1 और उसका क्या आएगा? स्क्वायर। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे v का स्क्वायर है, इसलिए ओमेगा r1 स्क्वायर। तो यहां से जब निकालेंगे बाहर, सो हाफ m1 ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर r1 का स्क्वायर, r1 स्क्वायर। सो हमें मिला काइनेटिक एनर्जी का एक नया रूप, एक नया रूप काइनेटिक एनर्जी फॉर फर्स्ट पार्टिकल। सो ये हमें मिला काइनेटिक एनर्जी फॉर फर्स्ट पार्टिकल। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी फॉर सेकंड पार्टिकल, फॉर थर्ड पार्टिकल, फॉर nth पार्टिकल, तो आप ऐसा कर सकते हो, है ना। डॉट 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 हमें मिलेगा यहाँ। फिर हम सेकंड पार्टिकल के लिए क्या आएगा बताओ मुझे? सिमिलरली, ठीक है ना, सिमिलरली आप ऐसा लिख सकते हो, सिमिलरली काइनेटिक एनर्जीज फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स, डिफरेंट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सो ओ होगी काइनेटिक एनर्जी फॉर सेकंड पार्टिकल इज इक्वल टू हाफ मास उसका दूसरे का, ओमेगा सेम और आर भी डिफरेंट r2। फिर
सिमिलरली nth पार्टिकल के लिए क्या आएगा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फॉर nth पार्टिकल इज इक्वल टू हाफ मास nth पार्टिकल का, ओमेगा सेम था सभी के लिए, और r nth पार्टिकल का पोजीशन एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर एन स्क्वायर। सो ये था काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। ओके, सो ये सब हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली, लेकिन हमारी रोटेशन एनर्जी क्या बोलती है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज द सम ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल इंडिविजुअल पार्टिकल्स। सो इंडिविजुअल पार्टिकल का आपने काइनेटिक एनर्जी निकाला, 1 का निकाला, 2 का निकाला, 3 का निकाला, n का निकाला, उन सभी का क्या है? सम है बोलते। क्या है? सम। सम मतलब एडिशन। सो मैं इसको मिटा रहा हूं, आप नोट करिए फटाफट। सो देखो, अगर मैं इनका सम करना चाहूं किसके लिए? रोटेशन काइनेटिक एनर्जी के लिए। सो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल, प्लस चलता रहेगा, जितने पार्टिकल है उतने आप 2 लेना, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल। सो यहाँ पे वैल्यू रखो, क्या आएगा? पहला हाफ, आपको लर्न हो गया होगा, खुद के मुंह से बोलो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल हाफ m1 ओमेगा r1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 ओमेगा r2 स्क्वायर प्लस हाफ mn ओमेगा rn स्क्वायर। सिंपल है। अब एक बात समझाओ, देखो यहाँ पे कॉन्स्टेंट करिए, हाफ 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 कॉमन है, बाहर निकल भाई। सॉरी, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आना चाहिए था, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर भी ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर भी ओमेगा स्क्वायर। ओके, सो यहाँ से आपने हाफ हाफ बाहर निकाला, और क्या बचा? यहाँ पे बचा m1। सो लिखेंगे m1, जो डिफरेंट है वही लिखेंगे। फिर कौन है? r1 स्क्वायर प्लस, फिर कौन है? m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस mn rn स्क्वायर, और बाद में क्या बचा? कांस्टेंट सभी में सेम, ओमेगा स्क्वायर। सो ये सब चीजें सेम दिख रही थी, उसको बाहर निकाला, हाफ को बाहर निकाला, ओमेगा को बाहर निकाला, ओमेगा स्क्वायर को, m1 डिफरेंट लिखा, m2 डिफरेंट लिखा, और जो डिफरेंट है वो लिखे। देखो यहां पर अगर मैं कंपेयर करूं, ठीक है ना, अगर मैं कंपेयर करूं, सो हमने देखा था हाफ एम वी स्क्वायर, ये था काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन। सो यहां पे हाफ है, बिल्कुल है, यहां पे v है, और v बोला था हमने, v को क्या बोला था? वेलोसिटी, लेकिन कौन सी? लीनियर। और यहाँ पे क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। सो वेलोसिटी भी है और यहाँ पे भी है। सो इसको क्या बोलेंगे? इसको हमें एक नया नाम देना पड़ेगा। सो इसको क्या बोलते हैं? सो देयरफॉर इसको क्या बोलेंगे? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डैश 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 mn rn स्क्वायर। और इसको क्या बोलेंगे हम? इनर्शिया। इसको क्या बोलेंगे हम? इनर्शिया। ये कहाँ का इनर्शिया है? सो ये पूरे बॉडी का इनर्शिया है, क्योंकि उसपे हर एक पार्टिकल कंट्रीब्यूट कर रहा है, हर एक पार्टिकल कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसको अगर हम शॉर्टकट में लिखे तो कैसा होगा? सो आई इज इक्वल टू, देखो समेशन है, ये सबका सम हो रहा है, ये भी सम हो रहा है, सम हो रहा है, सम हो रहा है। किसका सम हो रहा है? मास का। और किसका हो रहा है? डिस्टेंस का, वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। उसका वैल्यू कहां शुरू हो रहा है? 1 से लेके n तक, 1 से लेके n तक। और वो हम अगर यहाँ पे i का वैल्यू बोले तो ये i, सो हम कहेंगे इनर्शिया इज इक्वल टू i का वैल्यू 1 से लेके n तक। सो यहाँ पे 1 डालो तो r भी 1 होगा, ठीक है ना। यहाँ पे स्क्वायर आएगा, 1 डालो 1, यहाँ पे 1, फिर 2 डालो, फिर 3 डालो, और हम n तक जाएंगे। सो इसको कैसे पढ़ना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ किसी भी बॉडी का अगर बोलोगे तो क्या होगा? i इज इक्वल टू समेशन ऑफ i का वैल्यू 1 से लेके n तक mi स्क्वायर, ठीक है ना। इसको कैसे पढ़ना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी इज इक्वल टू i इज इक्वल टू समेशन ऑफ i का वैल्यू 1 से लेके n तक mi स्क्वायर। i का वैल्यू 1 से लेके n तक mi स्क्वायर, समेशन ऑफ i का वैल्यू 1 से लेके n तक mi स्क्वायर, ऐसे इसको पढ़ना है। सो आपको मिल गया, रिप्लेसमेंट मिल गया। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या मिला आपको? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल इज इक्वल टू क्या मिला? यहां पे मिला हमें हाफ। इस पूरी चीज को हमने बोला
आई, और इसको हमने बोला ओमेगा स्क्वायर। हमने क्या बोला उसे? ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द इजिएस्ट वे टू फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल बॉडीज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन फॉर एनी बॉडी। अब हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन मिला। सो अगर हम कंपेयर करते, ऑन कंपेयरिंग दिस, चलो हम कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयरिंग विद लीनियर का था हाफ एम वी स्क्वायर। सो इफ v is analogous to omega, v square is analogous to omega square, v square is analogous to omega square. Therefore mass should be analogous to moment of inertia. Mass should be analogous to moment of inertia. मैंने एक नया वर्ड यूज किया, एनालॉगस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये इसके जैसा है, ये इसके जैसा है ना, एक उसके जैसा होना। सो उस मोशन में हम v को लीनियर वेलोसिटी कहते हैं, इस रोटेशन मोशन में हम ओमेगा को कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना। सो यहाँ पे मास को मैंने कैसे कंपेयर कराया? सो मास को मैंने कंपेयर करा के दिखाया, यहाँ पे कहाँ गया? ओके, मास को कंपेयर करा के दिखाया इनर्शिया के साथ में, मास को कंपेयर करा के दिखाया इनर्शिया के साथ में। देखो ये एकदम सिंपल था। इतना टाइम क्यों लगा? देखो मैंने पहला डेरिवेशन था इसलिए ज्यादा टाइम लगाया, लेकिन ये इजी है, ये इजीएस्ट है। मैं इनको आप नोट करिए, मैं इसको शॉर्टकट में बताता हूँ क्या करना है आपको, ठीक है? आपने नोट कर लिया? ओके। तो देखो आपको करना क्या है यहाँ पे। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? पहली स्टेप, सो आपको करना है मासेस का नाम देना है, m1 m2 डैश 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 mn। बाद में आपको करना है situated at a distances r1 r2 डॉट या फिर डैश आप जो बोलो rn फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। उसके बाद में लीनियर वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। सो लीनियर वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू, आपको पहले लिखना है ओमेगा इज सेम, ओमेगा सबका सेम है, ओमेगा इज सेम फॉर all particles as it's a motion, all particles as it's a rotation motion. So v1 is equal to omega r1 और ऐसे चलता रहेगा, या फिर आप लिखो साथ बाद में v2 is equal to omega r2 डैश 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 vn is equal to omega rn। उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी of first particle is equal to half mv square, so m1 v1 square। kinetic energy of second particle half m2 v2 square dot 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 dot। kinetic energy of nth particle half mn vn square। उसको v के जगह पे v का वैल्यू रखो, हाफ m1 और v1 है ओमेगा r1, उसका क्या है? स्क्वायर, तो सेपरेट स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे हाफ m1 ओमेगा स्क्वायर r2 स्क्वायर, सॉरी 1 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, और फिर यहाँ पे आएगा हाफ mn ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे आएगा rn स्क्वायर। सो इसके बाद में इसका सम करना है। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पे सबका वैल्यू रखोगे। सो हाफ बाहर, और यहाँ पे आएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा ओमेगा स्क्वायर बाहर। सो हाफ, और इन सभी चीजों क्या बोलना है? आई ओमेगा स्क्वायर। सो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इस तरीके से आंसर आता है उसका। एकदम सिंपल वे है, आप इसको बस थोड़ा थोड़ा थ्योरी ऐड करिए। आपकी बुक पे से जाइए, बाल भारती के वेबसाइट पे आपको बुक मिल जाएगा, आपका 12th का साइंस मैथ्स बायोलॉजी जो भी आपको सब्जेक्ट्स हैं उन सभी सब्जेक्ट का बुक मिल जाएगा। वहां से फिजिक्स का बुक डाउनलोड करना और उसमें देख लेना, पहले चैप्टर में आपको मिल जाएगा ये। ओके, अभी मैंने आपको बताया काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन फॉर, मतलब उस बॉडी का रोटेशन के लिए, ठीक है।
सो वहाँ पे हमने आई का वैल्यू जो था, आई क्या होता है उसके बारे में ढूंढा। सो आई क्या था, रोटेशनल इनर्शिया। आई क्या था, रोटेशनल इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या होता है, अपोजिशन, रोटेशनल इनर्शिया, ठीक है ना। इनर्शिया का मतलब क्या होता है, अपोजिशन टू इट्स मोशन। सो आई कौन सा था, रोटेशनल इनर्शिया, मतलब रोटेशनल मोशन को जो अपोज करेगा उसको हम कहेंगे उस बॉडी का रोटेशनल इनर्शिया। सो यहां पे अभी मैंने एक चीज लिखा, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रिंग। यूनिफॉर्म रिंग के लिए कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, मतलब उस बॉडी की तरफ से इनर्शिया की वैल्यू क्या होगी। सो यहां पे हम कौन सी बॉडी की बात कर रहे हैं, रिंग। रिंग पता है आपको, हाँ पता है कि नहीं पता है। देखो जो हाथों में पहनते हैं वो भी रिंग है, चूड़िया। जो काने में पहनते हैं वो रिंग होती है ऐसे, ठीक है ना। और बहुत सारी रिंग्स होती है ना, बच्चे जो पहनते हैं जिसको हम कड़ा बोलते हैं, ठीक है ना, बड़ा सा, उसको भी हम रिंग कहेंगे, या फिर आप कुछ और बहुत सारे रिंग्स होते हैं। सो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो पहले हम यूनिफॉर्म किसे कहते हैं वो समझ लेते हैं। यूनिफॉर्म रिंग किसे कहते हैं, यूनिफॉर्म तो पता है, एक जैसा पूरा सिमिलर, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं। लेकिन यूनिफॉर्म रिंग मतलब क्या, एक जैसी रिंग। मतलब अगर मैं इस रिंग को यूनिफॉर्म कब कहूंगा, जब यहाँ का पार्टिकल, यहाँ का पार्टिकल, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का मास, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, हर एक पॉइंट का मास सेम होगा, तो हम कहेंगे उसको यूनिफॉर्म रिंग। सो एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म रिंग इफ इट्स मास is situated uniformly on the circumference of circle। circumference of circle मतलब क्या, ये circumference of circle, और उसका मास यहाँ पे अगर 1 ग्राम है तो यहाँ पर भी 1 ग्राम ही होगा, यहाँ पर 1 ग्राम, हर एक पॉइंट पे 1 ग्राम होगा, और वो एक्सिस से सेम डिस्टेंस पे रखा होगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। अगर यहाँ पे 5 होगा तो यहाँ पर 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5। अगर यहाँ पे R होगा तो यहाँ पर R, हर जगह पे R, R ही R, हर जगह पे R ही R। मान लेते हैं एंटायर मास, पूरे के पूरे एंटायर मास ऑफ रिंग, अगर पूरे बॉडी का, उस रिंग का मास अगर m है, एंटायर मास ऑफ रिंग इज m, यहां पर क्या गया m है, और वहां पे अगर उस रिंग का रेडियस, मतलब उस हर एक पॉइंट का, उस हर एक मास का डिस्टेंस, रेडियस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो कितना होगा r, वो कितना होगा r। सो देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग इज इक्वल टू mr स्क्वायर। कितना होगा, mr स्क्वायर। और ये एक्सिस कहां से पास हो रही है, सो वो उसी बॉडी में से पास हो रही है, ठीक है ना। और वो कैसी है, सो वो कैसी है, एक्सिस व्हेन, लेकिन ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब रहेगा, व्हेन एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, ठीक है ना। अभी हम खुल जाएंगे चैप्टर में, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, उस बॉडी के सेंटर में से पास होना। चलो अब रिंग तो हमारे पास में है नहीं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास में एक शेप है रिंग का, ठीक है। सो मान लेते हैं ये एक रिंग है ये, और परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, बिल्कुल इसको परपेंडिकुलर। सो यहाँ पे जो ये है, ठीक है ना, इसको परपेंडिकुलर मतलब यहाँ से सेंटर से, सॉरी इसको परपेंडिकुलर मतलब ऐसे, इस तरीके से कहीं से भी, लेकिन कहाँ से पास हो रही है, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, और सेंटर से पास हो रहा मतलब यहाँ से। इस एक्सिस के अबाउट इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन है, mr स्क्वायर। सो इसके लिए अलग अलग डेरिवेशंस थे, इसके पहले कहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। सो ये रिंग है, मान लेते हैं ये रिंग है। सो आपको यहाँ से कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसका एक्सप्रेशन था, यहाँ से कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसका एक्सप्रेशन था, यहाँ से कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसका भी एक्सप्रेशन था। फिलहाल अभी आपको उसके सिर्फ वैल्यूज दिए हैं। सो यहाँ पे कितना होता है, 2mr स्क्वायर होता है, ठीक है ना। यहाँ पे कितना होता है, 2mr स्क्वायर, ये सभी हम पढ़ेंगे, लेकिन ये सब निकालने के लिए हमें और कुछ डेरिवेशन पढ़ने की जरूरत होती है, ठीक है ना। सो डेरिवेशंस पढ़ेंगे, उसके बाद में हम वहाँ पे एप्लीकेशन करेंगे उसका, ठीक है, समझ में आया। सो आर क्या है, डिस्टेंस है, कहाँ से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से कहाँ तक, उस रिंग के मास तक। उसके बाद में, क्योंकि आर को क्या बोलता है, आर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्टेंस फ्रॉम द मास टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और उसके बाद में एम क्या था, पूरे बॉडी का मास,
और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग कहाँ पे है, व्हेन एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, मतलब ये जो बॉडी है ये उसका प्लेन हो गया, जिस ये यहाँ पे ऐसे घूम रही है, सो ये उसका प्लेन हो गया और इसको परपेंडिकुलर मतलब ये, और कहाँ से पास हो रही है, सेंटर से, और सेंटर से पास होना। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग। हमें पढ़ना है डिस्क के बारे में, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या आपने कभी डिस्क देखी है? देखो पहले जो सीडी प्लेयर आते थे उसमें एक डिस्क होती थी ऐसे गोल, उसको हम डिस्क कह सकते हैं, जिसका थिकनेस बहुत कम होता है। इट इज ए 2 डायमेंशन क्वांटिटी। अब कैसे, तो देखो पहले डिस्क कैसे दिखती थी, ऐसे बीच में सर्कल होता था। अब देखो डिस्क कैसी 2 डायमेंशन क्यों बोला मैंने, देखो ये समझो डिस्क का स्टार्टिंग। सो इस डायरेक्शन में बढ़ेंगी क्या, बिल्कुल बढ़ेंगी। ये इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगी। सो कितने डायमेंशन बढ़े, एक डायमेंशन एक्स, और ये वाला 2 डायमेंशन बढ़े। सर इसका थिकनेस होता है क्या, होता है, लेकिन बहुत छोटा होता है। डिस्क का थिकनेस बहुत छोटा होता है, ठीक है ना, डिस्क का थिकनेस बहुत छोटा होता है, इसलिए हम थिकनेस को नेग्लिजिबल करते हैं, ठीक है ना। सो देखो, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म डिस्क, यहां पे मैंने जो थोड़ा सीक्वेंस दिखा के रखा है क्या कि कैसे डेरिवेशन आया, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म डिस्क इज 2 डायमेंशनल क्वांटिटी, ये 2 डायमेंशनल क्वांटिटी है, ऑफ निग्लिजिबल थिकनेस, जिसका थिकनेस ही नहीं है, बहुत कम है। इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, उसको यूनिफॉर्म तभी कहोगे, उसको यूनिफॉर्म तभी कहोगे इफ इट्स मास पर यूनिट एरिया, मतलब अगर इस रिंग का हमने यूनिट एरिया का मास लिया, ठीक है ना, यूनिट एरिया का मास लिया इतना, और उतने ही यूनिट एरिया का मास हर जगह पे लिया, सो उसका मास कितना आना चाहिए, उसके हर एक एरिया, मतलब यहां पे अगर 2 है तो यहां पर भी 2 2 2 2, हर एक यूनिट एरिया में सेम टू सेम मास होना चाहिए, सो उसको कहेंगे हम यूनिफॉर्म। लेकिन वो होने के साथ में भी उसका कंपोजिशन सेम होना चाहिए, मतलब यहाँ पे एक मटेरियल है जो 2 है, एक मटेरियल जो है 3 है, एक मटेरियल जो है 4 है, इतने डब्बे में इतने प्रकार के 3 प्रकार के मटेरियल है, और उसका प्रोपोर्शन क्या है, 2 3 4। सो हर एक प्रोपोर्शन में, हर एक पॉइंट में, हर एक उसका जो यूनिट एरिया है उसके हर एक इसमें कितना होना चाहिए, 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4। सो उसका कंपोजिशन भी सेम होना चाहिए। कंपोजिशन का मतलब वहां पे वो कौन से मटेरियल से बना है, उसका कंपोजिशन भी सेम होना चाहिए। चलो अभी एक और चीज मैंने बताया क्या कि वो यूनिफॉर्म है, और वो कैसे यूनिफॉर्म कहेंगे हम उसको, अगर उसका मास पर यूनिट एरिया सेम है तो। सो व्हाट इज मास पर यूनिट एरिया, मास मान लेते हैं उस पूरे डिस्क का मास m है, कैपिटल M, और पर यूनिट एरिया मतलब कैपिटल A। सो ये किसके लिए था, मास पर यूनिट एरिया, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा, ठीक है ना। सो मास पर यूनिट एरिया इज सेम, किसके लिए, उस पूरे डिस्क के लिए। अब ये डिस्क कैसे बनती है, चलो देखते हैं। ये पूरा आपका बड़ा वाला डिस्क है, मान लेते हैं यहां से शुरू हुआ, जिसका रेडियस कितना है, स्टार्टिंग रेडियस क्या है, रेडियस इक्वल टू 0, ठीक है ना, 0 टू r, या फिर हम कहेंगे 0 टू कैपिटल R। इस पूरे इसका रेडियस अगर कैपिटल R है, सो ये 0 से चालू हुआ होगा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ठीक है ना। और हर एक डिस्क का उस डिस्क के अंदर हर एक रिंग का जो है और थिकनेस कितना होगा, मान लेते हैं वो dr है, कितना, dr है। सो इट कंसिस्ट ऑफ, इट मतलब वो डिस्क कंसिस्ट ऑफ, ठीक है ना, डिस्क कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग, ठीक है ना, n नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, ऐसे रिंग्स, ऐसे सर्कल जिसका सेंटर एक ही हो, मतलब ये सेंटर है तो ये उस हर एक का सेंटर एक ही होगा, इस रिंग का भी सेंटर यही होगा, इस रिंग का भी यही होगा, इस रिंग का भी यही होगा, इस रिंग का भी यही होगा, हर एक रिंग का सेंटर एक ही होगा। चलो ओके, सो डिस्क कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ concentric rings. So each ring या फिर हम कहेंगे one ring has mass dm, एक रिंग का मास कितना होगा, dm, और उस रिंग का ये जो है इसको हम कहेंगे थिकनेस, क्या कहेंगे हम, थिकनेस, and thickness
एंड थिकनेस डी आर, एंड थिकनेस कितना होगा उसका डी आर, ठीक है ना। अब इस सेंटर से वो कितने दूर होगा स्मॉलर, कितने दूर होगा स्मॉलर, एंड एवरेज रेडियस इज स्मॉलर, और उसका एवरेज रेडियस क्या होगा स्मॉलर। ओके, सो उस ये जो स्मॉल एक एक रिंग निकाली थी, सो उसका एरिया क्या होगा, देयरफॉर एरिया ऑफ दैट रिंग पर्टिकुलर वन रिंग इज इक्वल टू 2 पाई आर। वो क्या होगा सर्कम्फरेंस ऑफ सर्कल इनटू उसका थिकनेस, इनटू इसका थिकनेस डी आर। उसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू पाई आर इंटू डी आर। सो उस रिंग का सिग्मा क्या होगा, सिग्मा ऑफ रिंग क्या होगा उस रिंग का, सो होगा क्या होता है, वो होता है मास अपॉन एरिया, और मास कितना है डीएम, और एरिया क्या है 2 पाई आर इंटू डी आर, 2 पाई आर इंटू डी आर। ओके, यहां से उसका मास निकालो, देयरफॉर डीएम इज इक्वल टू, डीएम को वहीं पे रखो और ये जो पूरी चीज है इसको इस तरफ लेके आओ, सो सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर इंटू डी आर, सॉरी 2 पाई आर इंटू डी आर, ये होगा उसका मास, उस एक रिंग का मास। ओके, सो देयरफॉर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग क्या पढ़ा है, सो पढ़ा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग क्या पढ़ा है एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर। लेकिन यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा उसका मोमेंट, उसका मास क्या आएगा डीएम, और डिस्टेंस कितना आएगा स्मॉल आर, क्योंकि ये यहां से कितनी दूर था स्मॉल आर दूर, ठीक है ना। मैं डायग्राम बाद में समझाता हूं निकाल के अच्छे से। सो ये आएगा डीएम इंटू आर स्क्वायर, डीएम इंटू आर स्क्वायर। ओके, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट वन रिंग कितना आया डीएम इंटू आर स्क्वायर, डीएम इंटू आर स्क्वायर। अभी हम इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ओके, सो डीएम इंटू आर स्क्वायर। ओके, सो आई रिंग इज इक्वल टू डीएम इंटू आर स्क्वायर। ऐसी कितनी रिंग बैठी होंगी उसके अंदर, तो देखो मान लेते हैं ये आपका पूरा डिस्क है, डिस्क कैसे होता है सॉलिड, कितने रिंग से बना होगा बहुत सारे रिंग से, मैं उसमें से एक रिंग निकाल रहा हूं इतना, ठीक है, ये एक रिंग निकाल रहा हूं, थोड़ा सा अच्छे से निकालता हूं। ओके, और इसमें से एक रिंग लिया हमने ये वाला, जिसका थोड़ा सा थिकनेस बड़ा होगा। ओके, सो इसका थिकनेस कितना होगा डी आर, और इसका रेडियस कितना होगा स्मॉल आर, ठीक है ना। ओके, और यहां से सेंटर से एक्सिस को पास करे होंगे हम, इसके अबाउट एक गोल घूम रहा होगा। अच्छा देखो, ठीक है ना, इस पूरे डिस्क का रेडियस कितना होगा कैपिटल आर, ठीक है। ओके, अब यहां तक कंप्लीट हुआ। इस पूरे डिस्क का मास कितना होगा कैपिटल एम, ठीक है, ये आपको डायग्राम निकालना है। और इस रिंग का, छोटे रिंग का मास कितना होगा डीएम। ऐसे एन नंबर ऑफ रिंग्स इसके अंदर बैठी होंगी, एन नंबर ऑफ रिंग्स, यहां पर यहां पर यहां पर, और बड़ी होंगी और बड़ी होंगी, सेंटर से लेके भी ऐसे 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 बहुत सारे रिंग्स है। सो रिंग का यूज करके मैं निकाल सकता हूं। देखो रिंग का रेडियस कहां से कहां तक, सो रेडियस 0 से रेडियस आर तक, ऐसे डिफरेंट रेडियाई की हमने वहां पे रिंग्स रखी, डिफरेंट रेडियाई की। ये पहली रिंग है, ये दूसरी रिंग, तीसरी रिंग, चौथी रिंग, पांचवी रिंग, छठवीं रिंग, सातवीं रिंग, आठवीं रिंग, ऐसे एन नंबर ऑफ रिंग्स रखी होंगी, और उसका रेडियस वेरी करता होगा, सो ऑफ डिफरेंट रेडियस। सो यहां पर अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क निकालना है, तो मैं ऐसे रिंग का क्या करूंगा इंटीग्रेशन करूंगा। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होगा, अगर आपने मैथ पढ़ रखा होगा तो ठीक है, अदरवाइज इंटीग्रेशन मतलब आप छोटी वैल्यू से बड़े वैल्यू की तरफ जाना, छोटे से बड़ी वैल्यू करना। तो मैं क्या कर रहा था, यहां से इस छोटी वैल्यू से, जहां पे रेडियस 0 है, जहां पे रेडियस 0 है, वहां से मैं किस तरफ जा रहा हूं बड़े रेडियस तक। सो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे डिफरेंट रिंग्स लिए जिसका रेडियस 0 से लेके r तक है, और ऐसे हर एक का रेडियस, हर एक का ये कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो होगा I, और I इक्वल कितना होगा डीएम इंटू आर स्क्वायर। सो यहां लिखता हूं डीएम इंटू आर स्क्वायर। देखो हर एक जगह पे अपना अपना वैल्यू डालूंगा, 0 टू r, डीएम का वैल्यू कितना था सिग्मा 2 पाई आर डी आर, सिग्मा 2 पाई आर डी आर, और यहां पर आर स्क्वायर पहले से। ओके,
तो यहाँ पर हम जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन के बाहर, ये क्या है, ये है सिग्मा, सो सिग्मा को बाहर, यहाँ पे क्या है 2 भी कांस्टेंट बाहर, पाई क्या है पाई भी कांस्टेंट बाहर, अंदर में क्या बचा r इंटू आर स्क्वायर, क्या होता है r³ और ये क्या है dr। चलो आगे। अब इंटीग्रेशन अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो मैं पढ़ा को थोड़ा सा 1 मिनट के लिए। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ r dr कितना होगा r²/2। मैंने क्या किया r² का इंटीग्रेशन क्या किया मैंने किया, r का इंटीग्रेशन मतलब उसका पावर 1, r का इंटीग्रेशन पहला पावर उसमें एक ऐड करो और वही पावर डिनोमिनेटर में लिखो, है ना। पावर जो होगा उसमें एक ऐड करो, पावर था 1 उसमें एक ऐड किया बाई, और उन दोनों का जो एडिशन आएगा 1 + 1 2 वही डिनोमिनेटर में, इसलिए r²/2। r² का इंटीग्रेशन क्या आएगा फिर, सो आएगा जो पावर है उसमें एक ऐड करो और उसी पावर को डिनोमिनेटर लिखो, r+2 + 1 3। सो वैसे ही हमारे पास में क्या है r³। सो यहाँ पे क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ r³ कितना आएगा, सो वही पावर में एक ऐड करो और वही पावर डिनोमिनेटर में लिखो, सो कितना आएगा r⁴ अपॉन 3 + 1 4। सो यहाँ पे क्या था r³, सो क्या आएगा देखो सिग्मा, ये 2π डबल क्यों आया, ओके सिग्मा इंटू 2π r³ यहाँ पे सिग्मा इंटू 2π, और यहाँ पे क्या आएगा देखो इंटीग्रेशन। जब आप इसका इंटीग्रेशन लेते हो तो क्या आएगा, उसका पावर 1 से बढ़ाओ, 3 + 1 4 और वही पावर उसको डिनोमिनेटर में लिखो, और कहाँ लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 to लेके r तक, सो 0 से लेके r तक। सो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क। सो यहाँ पे अभी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना होता है, सो लोअर लिमिट तो 0 है, सो करके देखते हैं सिग्मा 2π। ओके आपने डायग्राम निकाल लिया होगा, आई होप, मैं इसको मिटा रहा हूँ। सो यहाँ पर सिग्मा इंटू 2π रहेगा और अपर लिमिट लिखो यहाँ पे क्या आएगा r⁴, और ये जो 4 है ये बाहर निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है ना, बाहर निकाले, और यहाँ पे एक बार r किया और एक बार 0 पुट करना पड़ेगा, -0⁴ ब्रैकेट क्लोज। सो यहाँ पे क्या आएगा सिग्मा इंटू पाई, और 2 × 1 = 2 2 × 2 = 4, और यहाँ पे नीचे में आएगा 2, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा r⁴। अच्छा सो क्या ये हो गया हमारा आंसर, बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा बाकी है। एक बात समझिए, डिस्क कैसी होती है, डिस्क तो सर सर्कुलर होती है ऐसे, और उसका एरिया क्या होता है, उसका एरिया होता है πr²। सो डिस्क का एरिया क्या होगा πr²। सो यहाँ पे क्या आएगा देखो सिग्मा ऑफ डिस्क निकाला था हमने, सो होता m अपॉन एरिया, और एरिया कितना था πr², कितना था πr², इसका एरिया क्या होगा πr², यहाँ पे स्मॉल r लिया, अगर इसका रेडियस हमने कैपिटल r लिखा तो यहाँ पे एरिया कितना होगा πr² कैपिटल R, ठीक है ना। यहाँ पे सिग्मा वैसे का वैसे, पाई वैसे का वैसे, ओके। और चलो हम सिग्मा की जगह पे सिग्मा का वैल्यू रखते हैं। सिग्मा का वैल्यू क्या है m अपॉन πr², सिग्मा इज इक्वल टू क्या है m अपॉन πr², और यहाँ पे क्या ऊपर में है पाई, उसके नीचे क्या है, उसके नीचे है 2, ठीक है ना। ये है सिग्मा का वैल्यू πr², ये 2 जैसे का वैसे, पाई वैसे का वैसे, और यहाँ पे क्या है r⁴, पाई कैंसल, और यहाँ पे r⁴ है और यहाँ पे r⁴ है। सो यहाँ पे क्या है m बचा, यहाँ पे क्या बचा 2 बचा, और यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ का 2 इसको कट करेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा r⁴2। बात समझ रहे हो ना, r⁴2। सो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे 4 कट होके 2 बचेगा, सो यहाँ पे mr²। और ये कैसे हुआ जादू, mr² कैसे आया, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क कितना आएगा देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क आएगा mr²/2। अगर आपके पास में आपको डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, अगर आपको उसका रेडियस पता है r, सो r रखो, r के जगह पे उसका मास पता रहेगा आपको, कुछ ना कुछ जो भी गिवन है, और बाई 2 करोगे तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क मिल जाएगा इजीली, ठीक है ना। थोड़ा सा लेक्चर बड़ा है, अच्छे से ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे r⁴2 नीचे था, ठीक है ना। ये जादू कैसे हुआ देखो, थोड़ा आपका मैथ अगर अच्छा होगा तो फिर भी बता देता हूँ। नीचे में r⁴2 था और ऊपर में r⁴ था, लेकिन ये r⁴2 कैसे बना, तो ये ऐसे बना,
इस तरीके से। ये आर टू द पावर 4 था, नीचे से आर टू द पावर 4 2 ऊपर गया तो -2 बनेगा, और ये बनेगा 4 में से 2 गए तो 2 बचे। सो इसका आंसर आया था आर टू द पावर 2। इस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क निकालना होता है, ठीक है ना। बहुत आसान है, आप अच्छे से नोट्स बनाइए, ठीक है ना। और अगर आपके आजू बाजू में कोई आपके दोस्त लोग होंगे, जो फ्रेंड्स है, उनसे आप जो 12th में थे पिछले साल, उनसे आप कॉपीज लीजिए, उनका कॉपी मतलब टेक्स्ट बुक किसी भी पब्लिकेशन का, उसमें से आप न्यूमेरिकल्स देख देख के सॉल्व करिए, जो भी गिवन सॉल्व एग्जांपल है वो वाले। मैं कहता हूँ गारंटी के साथ में आपको जमेगा, आपको हर एक चीज़ जमेंगे, उसमें से आप सॉल्व कर पाओगे, आप टैलेंटेड बन जाओगे, ठीक है ना। उसके लिए आपको हर एक दिन एक एक लेक्चर को देखना है, ठीक है ना। और एक लेक्चर पूरा देखने के बाद में उसको 2 की स्पीड से दोबारा देखिए, उससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको जो भी चीज़ थोड़ी सी डाउटेड थी वो भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। और 2 की स्पीड से क्या बताऊँ, बहुत प्यारा लगता है लेक्चर, आप एक बार देख लेना 2 की स्पीड से, ठीक है ना। सो मैं इसको मिटा रहा हूँ, मैं इसका शॉर्टकट बताता हूँ 2 मिनट में, ठीक है। सो शॉर्टकट देखिए, मैं बताता हूँ थोड़ी देर के बाद में पूरा शॉर्टकट बताऊंगा। पहले आपको एक डिस्क निकालनी है इस तरीके से, फिर आपको यहाँ पे एक एक्सिस पास करनी है, यहाँ पे आपको शॉर्टकट लिखना है, इसका जो थिकनेस है और dr है, और यहाँ पे इसका रेडियस जो है वो r है, इसका फुल रेडियस जो है कैपिटल R है, इसका मास जो है कैपिटल M है, इसका जो छोटे जिसका रिंग का है वो dm है, ठीक। सबसे पहले आपको बताना है कि इस पूरे डिस्क का सिग्मा क्या है। सो सिग्मा ऑफ डिस्क इज इक्वल टू m अपॉन एरिया, और वो होता है m अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में उस छोटे रिंग का सिग्मा क्या होता है, सिग्मा ऑफ रिंग क्या होगा, सो होगा उसका मास अपॉन एरिया, और एरिया क्या था 2 पाई आर इंटू डी आर, आप देख लेना आपने जो लिखा होगा, ठीक। उसके बाद में यहाँ से डीएम निकालो, देयरफॉर ओके, देयरफॉर यहाँ पे डीएम निकालो। सो डीएम को वहीं पे रखो और इस पूरे चीज को इस तरफ मल्टीप्लाई लेके जाओ। सो क्या आएगा उसमें 2 पाई आर डी आर, और ये सिग्मा, ठीक है। और उसके बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट रिंग, उसी रिंग का, उस छोटे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, तो क्या होगा, वो होगा उसका मास इंटू उसका रेडियस, और रेडियस था आर स्क्वायर, यहाँ से उसका डिस्टेंस। मैंने उसको उसमें डी आर क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि ये जो आर है ना, ये बहुत बड़ा होता है एज कम्पेयर टू उसका थिकनेस, थिकनेस बहुत छोटा होता है इसलिए। और वो जो लिस्ट काउंट होता है वो बहुत छोटा होता है आपकी स्केल का, जिस स्केल ने आपने इस आर को गिना, उससे ये डी आर जो है थिकनेस बहुत छोटा होता है, इसलिए हमने उसको निगलेक्ट किया। आई ऑफ रिंग मिला, अगर आपको आई ऑफ डिस्क निकालना है तो आपको ऐसे रिंग को जोड़ते हुए जाना पड़ेगा, हर एक डिस्क को आपको जोड़ते हुए जाना पड़ेगा। सो आपने जोड़ने के लिए क्या किया, इंटीग्रेशन का यूज किया। इंटीग्रेशन क्या करता है, छोटे को बड़ा करता है, पूरा का पूरा वैल्यू बताता है, ठीक है ना। और कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके आर से आर तक, यहाँ पे रेडियस 0 था, 0 से लेके आर तक गए, और आपने उसके अंदर किसका वैल्यू रखा, आई ऑफ एक रिंग का। ऐसे आपने कितने रिंग यूज किए, बहुत सारे, और उस रेडियस का उसका जो उस स्मॉल आर जो है ये इस रिंग का था। सो हर एक के लिए अलग अलग होगा, तो उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेके आर तक, ठीक है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे रखा हर एक का वैल्यू, इंटीग्रेशन 0 टू आर, और आई का रिंग का वहाँ पे लिखा, आई ऑफ रिंग। सो यहाँ पे देखो वैल्यू क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू आर, और आई ऑफ रिंग क्या है, सो डीएम इंटू आर स्क्वायर, क्या है डीएम इंटू आर स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे डीएम की जगह पे डीएम का वैल्यू 0 टू आर, डीएम के जगह पे डीएम का वैल्यू, और वो कितना है, वो है 2 पाई आर डी आर इंटू सिग्मा, 2 पाई आर डी आर इंटू सिग्मा, और यहाँ पे क्या आएगा आर स्क्वायर पहले से। चलो 2 पाई बाहर, सिग्मा बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर आर इंटू आर स्क्वायर, आर क्यूब, 0 टू आर डी आर, ठीक है ना, ओके। अब आर क्यूब का इंटीग्रेशन आर टू द पावर 4, आर टू द पावर 4 अपॉन 4, वहीं पावर नीचे, और यहाँ पे लिमिट लिखना 0 टू आर, और ये क्लोज 2 पाई, और सिग्मा का वैल्यू क्या था, कैपिटल एम पूरा मास अपॉन उसका डिस्क का एरिया पाई आर स्क्वायर, सिग्मा अपॉन एम अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब पाई पाई कैंसिल, और यहाँ पे क्या बचा, 2 कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है आर टू द पावर 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 4 भी आएगा बाहर कांस्टेंट। सो यहाँ पे आर टू द पावर 4, और एक बार माइनस 0 टू द पावर 4, मैंने एक बार आर का वैल्यू आर के जगह पे, और ये एक बार 0, ठीक है ना, अपर माइनस लोअर लिमिट, इसको क्या बोलते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो यहाँ पे देखो क्या होगा, 2 1 2, 2 2 4, सो नीचे क्या बचा 2, क्या बचा 2, यहाँ पे क्या है m, यहाँ पे क्या आएगा आर स्क्वायर, सॉरी आर टू द पावर 4, 0 तो गया, सो यहाँ पे आएगा आर टू द पावर 4, और मैंने बताया कैसे आया, तो इसका 4 में से, सॉरी यहाँ पे आएगा 2 नीचे में,
और ये 2 यहाँ पे खा जाएगा, इसको यहाँ पे आएगा 2, सो mr²/2। ये था शॉर्टकट, ठीक है ना, ये था शॉर्टकट डेरिवेशन का। बहुत आसान है, आप इसको 2-3 बार लिख के देखिए, मैं कहता हूँ आपको समझ जाएगा। मैंने भी ऐसे ही किया था जब मैं 12th में था, ठीक है ना, आप भी वैसे ही करिए, ठीक है ना, आराम से समझ जाएगा सब कुछ।